हेलो क्लास 11th, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। बच्चों एज यू ऑल नो कि हम लोग अपने क्लास 11th की मैथ्स की सीरीज में सेट्स चैप्टर कवर कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी की 1.3 का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आपको सारे कंसेप्ट समझाए थे जो जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। एज अ टीचर मेरी सजेशन बच्चों को यही रहती है कि बच्चों पहले आप देखो, मैं कहता हूं पहला कंसेप्ट उसके बाद में प्रैक्टिस। तो पहले आप, मेरी सजेशन ये है कि एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले आप लास्ट लेक्चर में जाके एक्सरसाइज 1.3 के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आने लगेंगे और हो सकता है कि मेरे बिना भी आप इन्हें कर लो। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक है, तो आज चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। तो बच्चों आ गए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, मैं आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सबसेट के कंसेप्ट पे होने वाले हैं, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के कंसेप्ट पे होने वाले हैं। तीसरी चीज़ वो यूनिवर्सल सेट के कंसेप्ट पे होने वाले हैं। और चौथी चीज़ वो आपको सबसेट बनाने को भी बोल सकते हैं, सेट देके बताएंगे कि भाई बनाओ ये, इसके सबसेट्स क्या होंगे। यही 4-5 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में होने वाले एक्सरसाइज 1.3 में। मेरी सजेशन आप लोगों को ये रहेगी कि पहले जो मैंने एक्सरसाइज पिछला लेक्चर जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 का कंसेप्ट पढ़ाया है, पहले आप वो कंसेप्ट पढ़ लो, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आप समझ लोगे अच्छे से तो आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस तो बाकी मैं यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के कराऊंगा ही, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बट सजेशन मेरी यही है कि पहले आप कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आओ। और कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करे हुए हैं हर एक बच्चे को। ठीक है, चलो तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है और एक्सरसाइज 1.3 में हमारा पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या करता है? पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि आपको सबसेट बताना है। आपको 2 सेट दिए हुए हैं, एक छोटा सेट और उसके सामने एक बड़ा सेट, और आपको बताना है कि वो उसका सबसेट है या नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है मेरा 2 3 4, मुझे एक सेट दिया हुआ है और इधर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। अब बस मुझे ये बताना है क्या 2 3 4 1 2 3 4 का सबसेट है। तो सबसेट के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चे, जब छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में कंटेन्ड होते हैं, जब छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में कंटेन्ड होते हैं, मतलब पड़े होते हैं, तो वो सबसेट कहलाता है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है बच्चों। सेकेंड पार्ट चलते हैं। इन्होंने बोला है ABC, एक सेट दिया हुआ है आपको ABC, और इधर एक सेट बनाया हुआ है BCD। ठीक है, क्या ये सबसेट है ABC BCD का? बच्चों B और C तो कंटेंड है, बट क्या A कंटेंड है? नहीं, तो इसका मतलब ये नॉट अ सबसेट हुआ, दैट इज इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट इन्होंने बोला है X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा नहीं। एक सेट है जिसमें 11th क्लास के बच्चे हैं, सारे 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास ऑफ स्कूल की 11वीं क्लास के सारे बच्चे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो सेट है X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और इधर जो है स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। अब एक बात बताओ, क्या ये 11th क्लास के बच्चे भी इस ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल के अंडर नहीं आएंगे? अगर आप किसी स्कूल में 11th क्लास में पढ़ते हो तो आपकी क्लास का सेट जो है वो स्कूल के सारे बच्चों में काउंट नहीं होगा ना, ऑब्वियसली। तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? सबसेट, क्योंकि अल्टीमेटली 11th क्लास के सारे बच्चे ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल में तो प्रेजेंट है ही ना। क्लियर। फोर्थ पार्ट नेक्स्ट, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स जो है एक प्लेन पे सर्कल है। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब एक्स जो है एक प्लेन पे एक सर्कल है, और एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मतलब ये जो सर्कल है, जो बड़ा वाला ये जो सेट है, ये बड़ा वाला सेट है, इसमें जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। सर्कल रेडियस 1 यूनिट। अब 1 यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर से रिलेट कर लो, 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कल बताए हैं वो एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। अब सर्कल इन अ प्लेन बच्चों, तो कोई भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, कोई भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, नहीं 5 का, 10 का, 15 का, 20 का। तो क्या ये जो बड़ा सर्कल है, ये जो सर्कल है जो 5 सेंटीमीटर का है, वो 1 सेंटीमीटर के सर्कल के अंदर आएगा? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट अ सबसेट। बट अगर यही स्टेटमेंट उल्टी होती बच्चों,
दैट इज सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, और नेक्स्ट होता सर्कल इन अ प्लेन। अगर यही स्टेटमेंट क्या होती बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में होती, मतलब ये इधर होता और ये इधर होता, तब ये सबसेट होता, क्योंकि छोटा सर्कल इन अ प्लेन मतलब जिसमें जितना भी बड़ा सर्कल बन सकता है उसका सब पार्ट होता, बट एक छोटे सर्कल का बड़ा सर्कल सब पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? ऐसे समझ लो, ये एक सर्कल है, ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस का है, और इसी के अंदर मैं एक छोटा सर्कल बनाता हूँ जो 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो सीधी सी बात है ये इसका सब पार्ट है। ठीक, अगर ये इसके अंदर है तो बड़े वाले के, बट इन्होंने उल्टा बोला है, क्या क्या बड़ा वाला सर्कल जो रेडियस 10 सेंटीमीटर, या बड़ा सर्कल कितने भी यूनिट का हो सकता है, क्या वो 1 रेडियस के मतलब 1 यूनिट के रेडियस के अंदर आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो तो उससे बाहर रहेगा। क्लियर? तो सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज फिफ्थ पार्ट? फिफ्थ पार्ट कहता है हमें ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। सीधी सी बात है, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चों, तो सीधी सी बात है ये भी नॉट अ सबसेट होगा। क्लियर? ठीक है, तो ट्राइंगल और इधर हम लिखते हैं रेक्टेंगल, कोई रिलेशन नहीं है दोनों का। ठीक है, तो ये भी नॉट अ सबसेट होगा। सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ पे देखो बात आई, एक्स जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और दूसरा उन्होंने जो दूसरा सेट दिया है आपको उसमें बोला है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब बच्चों ये जो एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन का सेट है, इसमें तो सारे ट्राइंगल्स आ गए ना, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलन हो, चाहे वो राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस हो, एक्यूट हो, सब आगे की नहीं। अगर इन्होंने बोल दिया एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो वहां तो कोई भी ट्राइंगल आ सकता है। और क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका सब पार्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इस ट्राइंगल में इस दुनिया के सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं और मैंने उसका एक छोटा पार्ट निकाल लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सीधी सी बात है ये सबसेट होगा। तो ये जो तीन एग्जांपल है, ये तीनों एक दूसरे से बच्चों एक तरीके से रिलेटेड थे, तो आपको तीनों का आंसर आप रिलेट कर पाए होगे आपको कि पहले दो में मैंने नॉट अ सबसेट क्यों लिखा और तीसरे में मैंने सबसेट क्यों लिखा। लास्ट सेवेंथ बच्चों, फर्स्ट का ही सेवेंथ पार्ट, ये कहते हैं एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो पहले बताओ इवन नेचुरल नंबर होते कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला है एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आता है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आता है ना इंटीजर में। अब एक बात बताओ, क्या इसका सबसेट नहीं होगा? ऑब्वियसली, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर कोई नंबर है तो उसका सबसेट ही तो होगा। इवन नंबर्स भी उसके सबसेट होंगे कि नहीं होंगे? तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 के सातों पार्ट हमारे डन, और होप सातों पार्ट आपको क्लियर भी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट थे, सातों क्लियर। इसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जैसे पहले क्वेश्चन में तो इन्होंने बोला था कि आपको बताना है कि कौन सा सबसेट है कौन सा नहीं है, दूसरे में आपको बच्चों ट्रू फॉल्स देना, और उन्होंने खुद सबसेट आपको बना के दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है, आपको बस बताना है कि वो ट्रू है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है AB इज अ सबसेट ऑफ BCA, नॉट अ सबसेट ऑफ, सॉरी, पहला क्वेश्चन है AB इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, खुद बताओ मुझे क्या होगा ये आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि AB तो सबसेट है ना, क्योंकि देखो इसमें BA आ तो रहा है, B भी आ रहा है और A भी आ रहा है, तो छोटे सेट का सारे एलिमेंट बड़े सेट में आ रहे हैं, तो इट इज अ सबसेट, इट इज अ सबसेट। बट उन्होंने तो लिखा है नॉट अ सबसेट, तो पहला आंसर फॉल्स हो जाएगा। रीजन अगर वो पूछते तो आप बोल देते सिंस A and B are contained in this BCA set, therefore AB मतलब set AB is a subset of BCA। Second point, AE is subset of AE। अब AE अगर आप ध्यान से देखो तो वॉवल है, AE क्या है बच्चों? वॉवल है, दोनों है कि नहीं इंग्लिश अल्फाबेट के, और सबसेट बोला है इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सीधी सी बात है आंसर ट्रू है, क्योंकि उन्होंने सबसेट बोला है और वो सबसेट है भी। ठीक, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। सीधा सीधा पता लग रहा है नॉट अ सबसेट है, बट उन्होंने नॉट लगाया, सबसेट लगाया, उन्होंने सबसेट लगाया तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ सबसेट है, सबसेट नहीं है। फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट बहुत बढ़िया। A इज अ सबसेट ऑफ ABC, अगेन बच्चों है ट्रू, A इज अ सबसेट ऑफ ABC। नेक्स्ट, A बिलोंग्स टू ABC। अब बच्चों यहाँ पे ना बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, जरा मुझे बताओगे फिफ्थ का आंसर? मैं 2 मिनट का होल्ड दे रहा हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड्स का पॉज ले रहा हूँ,
आप लोग खुद मुझे बताओ कि ये जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये ट्रू है फॉल्स है? अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर हाँ ए बिलोंग करता तो है, देखो ना ए बी सी में प्रेजेंट है, ठीक है, और कई बच्चे बोलेंगे कि ये फॉल्स भी है। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है बच्चों इसका आंसर है फॉल्स। ए अग्रीड बिलोंग्स टू ए बी सी है बट सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी है। क्या मतलब? कंफ्यूज हो गए ना? समझाता हूं। देखो मान लो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं बच्चों, ये 4 पार्ट आप ऊपर वाले नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, फॉल्स ट्रू, क्योंकि चारों पार्ट इजी थे। 5वें पार्ट में मुझे कुछ समझाना पड़ेगा आपको, तो पहले मैं समझा देता हूं फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारा 5th पार्ट है। वैसे तो 5th पार्ट का आंसर ए इज अ सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू एबीसी बोला है ना उन्होंने, तो ये फॉल्स है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों। मान लो आपके पास एक सेट है ए बी सी, ठीक है। अगर आप बिलोंग्स टू यूज करते हो, अगर आप क्या यूज करते हो बच्चों, बिलोंग्स टू यूज करते हो, सबसेट यूज नहीं करते, क्या यूज करते हो, बिलोंग्स टू यूज करते हो, तो बिलोंग्स टू में सिर्फ एलिमेंट आता है ना कि उस एलिमेंट का सेट। जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी वाले सेट को, तब ये ट्रू होगा बच्चों, तब ये ट्रू होगा। अगर B बिलोंग्स टू, B को चेक करना है तो B बिलोंग्स टू ऐसे लिखा हुआ आएगा ए बी सी, B सिर्फ नॉर्मल B, और C बिलोंग्स टू ए बी सी ऐसे लिखा हुआ आएगा, तब ये ट्रू होंगे। तीनों केसेस ये क्या होंगे बच्चों, ट्रू होंगे, ट्रू। बट अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया ना बच्चों दैट इज ए, तो अब ये ए जो है ये एक एलिमेंट नहीं बचा, ये एक सेट हो गया है। क्या हो गया बच्चों, एक सेट हो गया। समझो फर्क है दोनों बातों में। यहां पे एक ये ए जो था वो एक एलिमेंट था, तो एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को, एलिमेंट सबसेट नहीं होता सेट का, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को। तो ये देखो ए एक एलिमेंट था जो बिलोंग करता था एबीसी को, बी एक एलिमेंट था बिलोंग करता था एबीसी को, सी एक एलिमेंट था बिलोंग करता था एबीसी को। बट ऐसे लिखने से ए एक सेट बन गया, तो सेट कभी बिलोंग नहीं करता है एबीसी को, आपकी नॉर्मल सेट को, वो पावर सेट को बिलोंग करता है। बट पावर सेट बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये जानेंगे कि तो फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या सर, जैसे हमने सेट में डाल दिया, तो अब आपको अगर इसको ट्रू ठहराना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ना कि बिलोंग्स टू। अगर आप बी यूज कर रहे हो तो बी इज सबसेट ऑफ ए बी सी लिखोगे, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क समझ आया बच्चों, कि जब भी आप सबसेट का यूज करोगे तब आप अंदर सेट बनाते हो, इधर क्या बनाते हो, एक सेट बनाते हो, चाहे वो सिंगल एलिमेंट ही क्यों ना हो। बट अगर आप बिलोंग्स टू का यूज करोगे तो यहाँ पे आप सिंगल एलिमेंट लिखते हो, सेट नहीं बनाते हो। तो अब इस सिचुएशन में ये तीनों ट्रू होंगे जब मैं ऐसे लिखूंगा सबसेट की फॉर्म में, बिलोंग्स टू लिख दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इसी वजह से मेरा 5th वाला आंसर फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने सेट ए बिलोंग्स टू एबीसी बोल दिया। उनको ये बोलना चाहिए था, देखो ये चीज बोलनी चाहिए थी सेट ए की जगह ए बिलोंग्स टू एबीसी, तब वो ठीक होता। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को 5th पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों हम 6th पार्ट की तरफ। x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो मेरा जो सेट बनेगा वो 2 4 बनेगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और उसके आगे सबसेट लगा के उन्होंने बोला x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। वो नेचुरल नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड करता है। 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 9 भी करता है ना, हाँ 9 भी करता है, ठीक है। 9 के बाद 12 करता है, 12 के बाद 18 करता है, और उसके बाद 36 करता है। अब 2 4 क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल है, देखो 2 और 4 दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, तो मतलब 6th आंसर भी आपका क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन। होप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है, सभी को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है, और मेनली ये 5th पार्ट में। मूव करते हैं हम 6th पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th सेकेंड हमारा डन पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दे रखी है। अब सबका ध्यान पहले सेट की तरफ रहेगा। सेट है 1 2। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये जो 3 और 4 है बच्चों, ये एज ए एलिमेंट नहीं है, मतलब ये जो एज अ सेट है, तो मतलब ये जो पूरा सेट है ये एक एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा। अगर देखो, अब मैं आपका पहले डाउट क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 है,
सर 2 है। 3 और 4 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा सेट के एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, और 5 है। तो इसका मतलब ये सब बिलोंग्स टू ए है। देखो ये भी ए को बिलोंग करता है, क्योंकि एलिमेंट तो सर ने बताया था हमेशा बिलोंग करता है ना, अभी ऊपर बताया ना कि एलिमेंट हमेशा क्या करता है बच्चों, बिलोंग करता है। ठीक है, तो सर अगर इन्हीं का हमें सेट बनाना हो, मतलब सबसेट की फॉर्म में लिखना हो, इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को अगर मुझे सबसेट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसेट की फॉर्म में लिखोगे तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर इस 2 को लिखना हो तो 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज तो हमने पहले भी सीखी है, एलिमेंट बिलोंग करता है और सबसेट अगर सेट की फॉर्म में वही एलिमेंट लिख दिया जाए तो वो सबसेट होता है। अब यहां आके बच्चे फंसते हैं। बच्चों ये जो 3, 4 था, आपने सर अभी ऊपर बोला कि जब भी कोई चीज सेट बनती है तो वो सबसेट होती है ना बच्चों, अग्रीड, मैं ये बात सही कह रहा हूं कि जब भी कोई चीज सेट बनती है तो वो सबसेट होती है। बट आपने सेट बनाया किसका, सब एलिमेंट्स का। देखो इस सेट में कोई भी अंदर इंटरनल सेट था, सेट के अंदर सेट था नहीं, तो आपने सारे एलिमेंट्स का सेट बनाया। बट अगर मैं यूनिकली इन सबको लेता हूं तो ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होते हैं। देखो बिना करली ब्रैकेट के ए को लेता हूं, बिना करली ब्रैकेट के बी को लेता हूं, बिना करली ब्रैकेट के सी को लेता हूं, तो ये तीनों क्या ट्रीट होते हैं, एज ए एलिमेंट ट्रीट होते हैं। तो बच्चों मैंने भी तो यही करा इधर कि जब बिना करली ब्रैकेट 1 को लिया तो वो एलिमेंट की तरह ट्रीट हुआ, बिना करली ब्रैकेट 2 को लिया तो वो भी एलिमेंट की तरह ट्रीट हुआ, 3, 4। अब ये बेशक से खुद से करली ब्रैकेट में है, बट मैंने क्या इसके लिए करली ब्रैकेट लगाया अलग से, नहीं ना, तो ये भी एक एलिमेंट की तरह ही ट्रीट होगा बच्चों। तो इसलिए ये बिलोंग्स टू था सेट होने के बावजूद, क्योंकि इंटरनली वो सेट थी। ठीक, और 5 भी बिलोंग्स टू होगा क्योंकि वो भी बिना करली ब्रैकेट के। बट अगर सर मैं इन्हीं एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के साथ लगा दूं, दैट इज 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, और 3, 4 को अगर मुझे सबसेट बनाना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन है जिसमें ऐसे लिख के दिया हुआ और ऐसे लिख के दिया हुआ, दोनों में सबसेट लगाया उन्होंने, और आपसे पूछा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि इस 3, 4 को भी सबसेट मान लेते हैं, जबकि जब कोई एलिमेंट एज अ सेट खुद ही एज अ सेट पड़ा हुआ एलिमेंट, तो उसका सबसेट में डबल करली ब्रैकेट्स आते हैं, ऐसे ये सबसेट कहलाएगा और ऐसे ये बिलोंग्स टू कहलाएगा, और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही। अब जरा चलते हैं हम इसके पार्ट्स की तरफ। इसमें भी आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिखा है बच्चों, देखो पहला ही पार्ट वही दे दिया, क्या करली ब्रैकेट 3 और 4 सबसेट है ए का। अब अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर सिंगल करली ब्रैकेट के साथ 3 और 4 आएगा तो वो सबसेट नहीं बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि वो एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट लिख देना आप, मैंने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट, क्या 3 एंड 4 बिलोंग्स टू ए है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ अब ये सही है सर, क्योंकि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट वही दिया इन्होंने जो मैंने आपको समझाया उसका सबसेट बनाने के लिए। क्या 3 और 4 सबसेट है बच्चों ए का। हाँ अब ये भी सही है, अब ये भी सही है। क्लियर हुई बात सभी को। तो यही मेन 3 क्वेश्चन थे जिसके लिए मैंने आपको ऊपर का ये इतना सारा तामझाम समझाया है, क्योंकि बाकी तो सारे नॉर्मल है, बाकी तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा बिलोंग्स टू है कौन सा सबसेट है। बट यही जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसमें बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को कराने से पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये टॉपिक। ठीक, थर्ड पार्ट के बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमसे बोलता है वो क्या 1 बिलोंग्स टू ए है। तो आपके पास सेट पीछे आप देख सकते हो, हाँ बिलोंग्स टू है, सबसेट थोड़ी है। अगर 1 करली ब्रैकेट के अंदर होता तो सबसेट होता, तो मतलब ये भी ट्रू है। फिफ्थ पार्ट चलते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट क्या डिमांड कर रहा है, क्या 1 इज अ सबसेट ऑफ ए है। नहीं, फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि भाई करली ब्रैकेट में डालो ना 1 को। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट 1 2 5, 1 2 5 क्या ये सबसेट ऑफ ए है। भाई ये तीनों यूनिक एलिमेंट थे, सेट की फॉर्म में नहीं थे, तो सीधी सी बात है तीनों को करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट कहलाएंगे ए के। बहुत बढ़िया, ट्रू है। सेवेंथ पार्ट, क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू ए है। नहीं बच्चों, बिलोंग्स टू ए नहीं है, बिलोंग्स टू ए नहीं है। सर बिलोंग्स टू ए होने के लिए क्या होना चाहिए था, बिलोंग्स टू ए होने के लिए सेट में 1 2 5 कुछ ऐसे होने चाहिए थे, 1 2 5 कुछ ऐसे होने चाहिए थे। बट आपकी ए जो सेट है, क्या 1 2 5 उसमें ऐसे लिखा हुआ है। नहीं ना, सारे यूनिक एलिमेंट है ना, तो सीधी सी बात है वो सबसेट बन सकते हैं, बट ऐसे बिलोंग्स टू नहीं हो सकते हैं क्योंकि करली ब्रैकेट में डले हुए हैं। नेक्स्ट, एट्थ पार्ट, क्या 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है। नहीं, 1 है 2 है, बट 3 कहाँ है अलग से। क्या 3 अलग से है। अब आप लोग कह सकते हो कि सर सेट में 3 है तो,
बच्चे सेट में 3 नहीं है, सेट में एक दूसरी सेट है जिसमें 3 पड़ा हुआ है। तो आप जब भी 3 को यूज करना चाहते हो, ये देखो, जब भी आपको 3 को यूज करना है तो आप उसे यूनिकली यूज नहीं कर सकते, आपको इस सेट के साथ ही उसे यूज करना पड़ेगा। तो यूनिकली तो आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है ना 3, यूनिकली आपके पास 3 कहाँ प्रेजेंट है? तो सीधी सी बात है 1 2 3 भी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, क्रॉस है। ठीक है, उसके बाद 8th के बाद आता है 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या डिमांड है उनकी? फाइव क्या बिलोंग्स टू ए है। अच्छा, यहाँ पे अब एक किस्सा बताता हूँ बच्चों, 9th और 10th पार्ट एक साथ बताता हूँ मैं। फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बच्चों ये दोनों आंसर ट्रू है। अब सर आपने यहां पे अपनी कही हुई बात गलत कर दी। आपने हमें बोला कि अगर हम नॉर्मली 5 को लिखते हैं तो वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो बिलोंग्स टू ए होगा, और जब हम उसे करली ब्रैकेट में लिखेंगे तब वो सबसेट होना चाहिए। आप तब से हमें यही समझा रहे हो, है ना, समझा रहे हो ना? तो इसका मतलब फिर ये नीचे वाला तो गलत है। बच्चों ये चीज, ये जो रूल फॉलो होता है ना, ये किसके लिए फॉलो होता है? नंबर्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए, अल्फाबेट्स के लिए। बट अगर आप 5 की बात करते हो, एम्प्टी वैल्यू की बात करते हो, तो आप लोग मेरी ये जो सीरीज चल रही है, अगर इसमें आपने इनिशियल के लेक्चर्स देखे हो, पहले 2-3 लेक्चर देखे हो, तो दूसरे लेक्चर में जब मैं आपको वो बता रहा था 5 के बारे में या टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा रहा था, वहाँ जब मैंने एम्प्टी सेट पढ़ाया था तो वहाँ मैंने एक बात बोली थी कि जो 5 है वो कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा ही नहीं जाता है, कभी नहीं लिखा जाता है बच्चों, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक फिर सिंगल एलिमेंट का सेट माना जाता है। तो 5 जब करली ब्रैकेट के अंदर लिखा ही नहीं जाता है तो सीधी सी बात है वो 5 नॉर्मली ही बिलोंग भी करेगा और नॉर्मली ही सबसेट भी कहलाएगा। मतलब इसके लिए बस एकमात्र 5 के लिए ये रूल नहीं फॉलो होता कि आप इसको नॉर्मली एज ए एलिमेंट ट्रीट करोगे और करली ब्रैकेट में एज ए सबसेट ट्रीट करोगे, नहीं। 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉर्मली ही बिलोंग्स टू भी करता है और नॉर्मली ही सबसेट भी होता है बच्चों। क्लियर? और 11th पार्ट इन्होंने बोल दिया ऐसे, देखो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि गलत है ये चीज़। क्या 5 सबसेट ऑफ ए होगा? नहीं, हम 5 को ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं। यही गलती हो गई कि 5 हम ऐसे लिख ही नहीं सकते। 5 करली ब्रैकेट में आता ही नहीं है बच्चों, 5 करली ब्रैकेट में आता ही नहीं है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट बच्चों? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 डन, और थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें टोटल 10 पार्ट, 11 पार्ट थे और 11 के 11 पार्ट बहुत अच्छे थे। होप सभी को क्लियर हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इधर देखो, मैंने इसमें याद होगा आपको एक फॉर्मूला भी जब इंट्रोडक्शन कराया था, जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था मैं इस एक्सरसाइज के, तो एक फॉर्मूला भी बताया था ये जज करने के लिए कि कितने सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, आपको कुछ सेट दे दिया और बोला इनके सारे सबसेट्स बनाओ। तो पहली सेट है बच्चों आपकी ए, पहली सेट है आपकी ए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला होता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कितने सबसेट्स बनेंगे। वो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब आपकी इस सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों? 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, मतलब इसके 2 सबसेट्स बनेंगे। और वो 2 सबसेट होंगे क्या बच्चों? एक तो 5 होगा क्योंकि हर उसका एक सबसेट होता है 5 हर एक सेट का, और दूसरा होगा a खुद। बस इसके 2 ही सबसेट बनेंगे, दैट इज 0। मतलब यहाँ लिख देना आप सबसेट्स और फिर ऐसे आंसर कर देना। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब अगला जो है आपका सेट है, उन्होंने जो दिया है आपको वो दिया है बच्चों a, b दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है बच्चों? आपके पास 2 एलिमेंट है, तो दैट इज 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2। मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4। सर जरा बताना 4 सबसेट। एक तो चलो 5 हो गया, आपने बोला था। एक इसका सिंगल सबसेट a और b, दोनों का बन गया अलग अलग, 3 हो गए टोटल, और एक दोनों को कंबाइन करके ये सबसेट ही हुए ना सारे। देखो 5 भी इसका सबसेट है, a भी इसका सबसेट है, b भी इसका सबसेट है और a भी इसका सबसेट है। अब जिसको ये डाउट है कि सर a भी इसका सबसेट कैसे, ये तो पूरा इक्वल हो गया उसके, बच्चों मेरे पुराने लेक्चर्स देखो समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर जो चलता है ना वो पीछे वाले टॉपिक्स को कंबाइन करते हुए चलता है। तो आप ये सोचो कि मैं डायरेक्टली ये पढ़ लूँ और समझ लूँ कि ए बी कैसे आ गया या सबसेट कैसे है। आप पिछले लेक्चर देखो, पूरा चैप्टर समझो, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ए बी क्यों सबसेट है इसका। थर्ड पार्ट में आपको जो सेट दिया हुआ है बच्चों, उसमें दिया हुआ है इन्होंने 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्लियर?
अब 1 2 3 इज व्हाट, 2 की पावर 3 दैट इज 8। अब 8 सबसेट कैसे सर ज़रा बनाना, एक तो होगा 5, एक तो होगा 1, एक तो होगा 2, एक तो होगा 3। सबसे पहले तो सिंगल सिंगल वाले आ गए, अब दो दो वाले लेके आओ, तो एक होगा 1 के साथ 2 और एक होगा 1 के साथ 3 और फिर एक होगा 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 और फिर लास्ट में एक, अब दो दो वाले भी हो गए तो अब 3 3 वाले, तो 3 3 वाला तो एक ही होगा 1 2 3, तो हो गया 5 1 2 3, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए कि नहीं, तो ये इसके सबसेट थे। और नाउ फोर्थ पार्ट हमारा 5 था बच्चों, 5, तो याद रखना 5 का कोई भी सबसेट नहीं होता, सबसेट इज इक्वल्स टू 0 लिख दो बस, कोई सबसेट नहीं है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरवल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है राइट द इंटरवल्स, और आपको गिवन क्या है, ये एक सेट देते हैं जिसमें बोलते हैं x बिलोंग्स टू r कॉमा -4 से लेस देन इक्वल्स टू 6 तक है। अब जिसने लास्ट लेक्चर में मेरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो उसको पता होगा कि इंटरवल्स कैसे बनाते हैं। तो x बिलोंग्स टू, अब -4 इंक्लूडेड है क्या, नहीं ना, तो सीधी सी बात है -4 के आगे सर्कुलर ब्रैकेट, और 6 इंक्लूडेड है क्या, हाँ 6 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका इंटरवल हो गया बच्चों। अब अगेन जिसको डाउट आ रहा है और वो डायरेक्ट ये एक्सरसाइज देखने आया हुआ है डायरेक्ट, तो आपको डाउट आ सकता है, मैंने इसे जस्ट पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है कि कैसे बनाते हैं इंटरवल्स, तो कंसेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट अगला है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कहाँ से शुरू हो रहा है -12 से, वो भी लेस देन x है और फिर लेस देन -10 है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, दोनों ही इक्वल्स टू नहीं है, बस लेस देन है, तो भाई सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका सर्कुलर ब्रैकेट में -12 कॉमा -10, सर्कुलर ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7, बहुत इजी सा आंसर है, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 0 कॉमा सर्कुलर ब्रैकेट में 7। फोर्थ पार्ट आंसर बच्चों, फोर्थ पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, इजी, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 3 कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में ही 4। फाइनली मेरे पांचों मतलब फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स डन, 4 पार्ट से चारों क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले में इनका सेट बिल्डर करना है, उल्टा, आपको रेंज गिवन है, आपको सेट बिल्डर मतलब उल्टा काम करना है, जो अभी आपने आंसर किया है अब उसी का आंसर क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, आपको रेंज जो गिवन है सर्कुलर ब्रैकेट में -3 है और सर्कुलर ब्रैकेट में ही 0 है, इजी। क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा, अब सर्कुलर ब्रैकेट है तो मतलब -3 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा, कहीं पे भी इक्वल्स टू नहीं लगेगा बच्चों। सेकेंड पार्ट, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में 6, 12 दोनों ही स्क्वायर मतलब दोनों ही इंक्लूडेड है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक बच्चों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नोट कर सकते हो आप लोग, चाहो तो पॉज करके अपना आंसर पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर्स नोट कर लो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा बुक को सामने रखो, साइड में साथ साथ करते चलो, ठीक है। थर्ड पार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट में 6 है, स्क्वायर ब्रैकेट में 12 है, कैसे होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन, x जो है ग्रेटर देन 6 है और लेस देन इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में -23 है और सर्कुलर ब्रैकेट में 5 है, तो आंसर है x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा -23, ओह सॉरी 12 लिख दिया मैंने, 23 लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 5, आंसर सॉल्व। चारों पार्ट्स डन, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी सा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा बच्चों इसका, बहुत ही इजी सा है। देखो इन्होंने आपसे बोला है कि यूनिवर्सल सेट बताओ, आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट बताना है। बच्चों पहले याद करो यूनिवर्सल सेट क्या था, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एक ऐसा सेट जिसमें आपके गिवन सारे सेट आते हैं, जिसमें आपके गिवन सारे के सारे सेट आते हैं, वो सबसेट, सॉरी मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे पास 4 छोटे छोटे सेट्स हैं, एक सेट में 1 2 3 है, एक सेट में 2 4 5 है, एक सेट में 7 8 9 है, एक सेट में 1 0 1 2 है या 1 2 3 है,
तो मैं कह सकता हूं कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट में जिसमें 1 से लेके 10 तक सारे नंबर होंगे, क्योंकि देखो ना आपके जितने भी छोटे छोटे सेट थे उन सब के नंबर्स जो है वो कंबाइन है कि नहीं उस सेट में, तो सीधी सी बात है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 to 10 वाला। और यूनिवर्सल सेट को और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो पिछला लेक्चर है उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और दूसरा बोला है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको नहीं लगता कि ये दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल भी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में आ जाएगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आंसर सेम होगा, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, ये भी आपको 3-4 सेट दे रखी है, ठीक है। देखो ए नाम की सेट दी हुई है, बी नाम की सेट दी हुई है, सी नाम की सेट दी हुई है। ए नाम की सेट में 1 3 5 है, बी नाम की सेट में 2 4 6 है, सी नाम की सेट में 0 2 4 6 8 है। अब आपसे बोला है कि इन तीनों सेट्स के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा। सीधी सी बात है, मुझे दिख रहा है सर थर्ड ऑप्शन, दैट इज 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक जा रहा है ये 10 तक। अब क्यों एक्ट करेगा समझाता हूं। सर फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट गायब है, वो है 8। देखो ए बी के तो दोनों एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, बट सी में से 8 गायब है जो कि फर्स्ट में नहीं है। सेकंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बनाना है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट सबसेट से बड़ी होगी, तो वो तो 5 है। फोर्थ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 0 रह जाएगा। तो ऑब्वियसली बचा कौन सा आंसर, थर्ड, और वही हमारा आंसर है यूनिवर्सल सेट के लिए। क्लियर बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.3 आज हमारी खत्म हो गई। होप सभी को एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया है, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर से हम वेन डायग्राम की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4, जिसमें मेनली कॉम्प्लीमेंट और वेन डायग्राम पे फोकस करना है हमें, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल ना आपको बहुत कुछ देगा भाई, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देगा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। मेरा जो 12-13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, वो सारा उठा के मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। अब वो चाहे 10th के बच्चों के लिए हो, बोर्ड के लिए हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, कुछ भी हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन चलती रहे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।